अब हम लोग औरंगजेब का प्रॉपर हिस्ट्री देखते हैं और उसके डिफरेंट पॉलिसीज और स्टेप्स देखते हैं। इस भाग में औरंगजेब मुगलों का छठा शासक है ना। और हम लोग बाबर देखते हैं, हुमायूं देखते हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो इज द सिक्स वन है ना। He is also known as Alamgir. He ruled from 1658 to 1707. Under his rule, the Mughal Empire reached its zenith and became the single largest empire in India. तो यहाँ ये देखना है कि पहला जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो आलमगीर उसका नाम है और मुगल काल का लार्जेस्ट एम्पायर है, या मध्यकाल का औरंगजेब का जो साम्राज्य है इट इज द लार्जेस्ट एम्पायर है ना। जैसे प्राचीन काल में मौर्य लार्जेस्ट है तो मध्यकाल में औरंगजेब का लार्जेस्ट है। He ruled for a span of almost around 50 years with the territories extending from Kashmir in the north to Zinji in the south, Hindu Kush in the west to Chattagaon in the east है ना। तो ये एक जो चौहदी है उसका आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो शासन का एरिया है वो कहाँ पर है ना। और हाईली कंजर्वेटिव मुगल एम्पायर था और उसको जो ट्रेडिशनल लोग थे वो जिंदा पीर भी बोलते थे है ना। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था और बहुत ज़्यादा प्योर भी था। मुगल बादशाह में ऐसा बादशाह है जो शराब नहीं पीता था है ना। और सारे मुगल बादशाहों पर आरोप लगता है कि सैकड़ों हजारों विवाह किया, औरंगजेब ने कभी भी 4 विवाह से अधिक नहीं किया। उसकी 4 जो इस्लाम में परमिटेड है उससे अधिक बीवी कभी भी उसको नहीं दी। फिर वह 5 वक्त नमाज नियम से अदा करता था। इस्लाम के अंदर में जो भी नियम कानून है उसको बहुत ही शिद्दत के साथ उसका पालन करता था है ना। और इसके अलावा मोरालिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं है, नैतिकता के मामले में भी। और लाइफ स्टाइल सबसे सिंपलेस्ट लाइफ स्टाइल उसका है। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उन सभी मुगल बादशाहों के मुकाबले उसका व्यक्तिगत खर्च न्यूनतम था। तो इस मामले में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई धर्म और न धर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जो है उसको कहा जाना चाहिए। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को पैदा हुआ दाहोद गुजरात में। इसको याद रखना है, दाहोद गुजरात में ये पैदा हुआ। He ascended the throne as the son of Shah Jahan and Mumtaz Mahal. Since the childhood, he had natural keenness for learning. He possessed true knowledge of the Quran, language like Persian, Arabic. He grew up as a religious, serious-minded person without an interest in royal traits. He projected exceptional military and administrative qualities. His father Shah Jahan assigned him several military responsibilities as a वेरी यंग एज है ना। बहुत सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन उसने किया है शुरुआत से। टेन्योर एज ए गवर्नर एंड अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स। औरंगजेब हेडेड द आर्मी सेंट टू बुंदेलखंड है ना। बुंदेलखंड का जो इलाका था वहां पर बुंदेला शासक जुझार सिंह का फैमिली था। ये लोग जहांगीर के फैमिली के लोग थे है ना। जहांगीर के समर्थक फैमिली यहाँ था। शाहजहां के ज़माने में, और शाहजहां ने चूंकि नूरजहां को रिप्लेस करके सत्ता की कमान संभाली थी, तो नूरजहां के समर्थन में विद्रोह करने वालों में वीर सिंह बुंदेला प्रमुख आदमी थे।
और वीर सिंह बुंदेला जो बुंदेला शासक थे, उन्होंने ही सलीम जहांगीर जब सलीम था उसके कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। तो ये फैमिली जहांगीर के ज़माने में मोस्ट प्रिविलेज्ड फैमिली थी। शाहजहां के समय इन लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन फिर शाहजहां ने माफ़ कर दिया। लेकिन फिर फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के कारण जब सवाल पूछे गए तो फिर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तभी औरंगजेब को यहाँ पर भेजा गया 1636 में। लेकिन यहीं पर औरंगजेब ने पहली बार धर्मांधता दिखलाया और यहाँ के इनके कैपिटल के बहुत सारे मंदिरों को उसने ध्वस्त किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर औरंगजेब को यहीं पर शाहजहां रेस्ट्रेन करता तो हो सकता है कि आगे नीति अलग होती, लेकिन फिर भी कुछ भी कहना अब तो केवल इमेजिनेशन। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर अपॉइंट किया गया और इस पीरियड में एक लंबे समय तक 45 तक वह दक्कन का गवर्नर रहा और इस पीरियड में दक्कन में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए और अच्छे प्रशासन के लिए वह जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पीरियड में हालांकि बीजापुर गोलकुंडा वगैरह से समझौता हुआ था। बीजापुर और या दक्कन के जो भी राज्य थे वो सब शिया राज्य थे, मुगल सुन्नी थे, औरंगजेब कट्टर सुन्नी था। मुगलों का बेसिक मानना ही था कि अगर भारत में हो और हम यहाँ के बादशाह हैं तो योर लॉयल्टी शुड बी विद द मुगल एम्पर। लेकिन दक्षिण के जो राज्य से शिया थे और उनका नेचुरल इंक्लाइनेशन ईरान के शिया राज्यों के साथ था, ईरान के प्रति उनकी लॉयल्टी होती थी ज़्यादा। ये चीज़ मुगलों को पसंद नहीं था। और दूसरा जो मिलिट्री एम्बिशन है वो तो अपने जगह पर है कि हम सर्वोच्च शासक हैं। तो अकबर के ज़माने से ही दक्षिण के राज्यों ने मुगलों की अधीनता मानने में आनाकानी की थी। औरंगजेब हेलबेंट था कि हम दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह सबऑर्डिनेट करेंगे। तो शिया सुन्नी का था ही और साम्राज्यवादी एम्बिशन कंबाइन कर गए। 1645 में गवर्नर गुजरात का बना। इसके बाद वहाँ भी उसने व्यवस्था कायम की, क्योंकि गुजरात उस समय कई तरह के विद्रोहों से और रिलीजियस रिवॉर्ड से गुजर रहा था। गुजरात में भी उसने अपनी योग्यता का निर्वहन किया। इसके बाद बल्ख का गवर्नर बना। बल्ख वाला कैंपेन जो है उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि उस एरिया में उज्बेक और तुर्कमेन ट्राइब से झंझट हो रहा था। फिर मुल्तान का गवर्नर हुआ, सिंध का गवर्नर हुआ और कंधार पर नियंत्रण करने का प्रयास इन लोगों का फेल कर गया, है ना। लगातार प्रयास हुआ था कि कंधार पर कंट्रोल हो, लेकिन कंधार पर मुगलों का रिगेन नहीं कर पाए। वो कैंपेन इन लोगों का उतना सफल नहीं रहा। हालांकि जितने भी मुगल कैंपेन हुए उसमें औरंगजेब का कैंपेन और मुगल सेनापतियों के मुकाबले ज्यादा सफल रहा, बट इट वाज ए वेरी कॉस्टली अफेयर, है ना। डेक्कन जो है, फिर दोबारा औरंगजेब डेक्कन का गवर्नर बनता है। मुर्शीद कुली खान इसी पीरियड में, जो मुर्शीद कुली खान जो बंगाल के ऑटोनोमस राज्य का संस्थापक बनेगा, वो औरंगजेब के संपर्क में आता है ना। ये मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बहुत अच्छा ही हिसाब किताब करने में आदमी था। औरंगजेब की नज़र गई, पिक एंड चूज औरंगजेब योग्यता को पहचानने वाला आदमी भी था और उसने इसको चुना था। जब रेवेन्यू सिस्टम उधर लागू किया, डिटेल सर्वे हुआ एग्रीकल्चरल लैंड का और टैक्स असेसमेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर लगाया गया और लोन को मैक्सिमाइज करने के लिए लोगों को टैक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए लोगों को लोन एक्सटेंड किया गया, है ना। कि किसानों को अगर ऋण दिया जाएगा, अच्छी उपज होगी और उनको जब अच्छी उपज होगी तो राज्य को भी अच्छा टैक्स मिलेगा। लेकिन इसी समय औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और बीजापुर गोलकुंडा वालों ने शाहजहां को कंप्लेन किया कि जब 1636 के समझौते के अनुसार बीजापुर और गोलकुंडा दोनों उस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ मुगल क्यों हैरास कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं।
बीजापुर और गोलकुंडा के कंप्लेन को शाहजहां ने उचित माना और औरंगजेब से कहा गया कि तुम अभी का अभी रेस्ट्रेन करो। औरंगजेब को जब रेस्ट्रेन किया गया तब तक 2-3 घटनाएं घट चुकी थी। ये हल्ला हो गया था कि शाहजहां बीमार है और अफवाह यह फैल गई कि शाहजहां बीमार ही नहीं है, शाहजहां मर गया है और दारा साम्राज्य पर नियंत्रण करने तक शाहजहां के मरने की खबर को पब्लिक नहीं करना चाहता। यह अफवाह तेजी से फैल गया। दूसरा नंबर, जब औरंगजेब को बीजापुर गोलकुंडा के खिलाफ एक्ट करने से रोका गया तो औरंगजेब को लगा कि इसमें दारा का चाल है और वह बीजापुर गोलकुंडा के सामने उसको अपमानित करना चाहता है। क्योंकि वह भी राजकुमार था, वह वहाँ का गवर्नर था, तो उसको जो उचित लग रहा था वो कर रहा था। लेकिन जब दारा ने उसको शाहजहां के ऑर्डर से ही गया रोकने के लिए तो रुकवा दिया, तो दारा के या शाहजहां के इस कदम ने औरंगजेब को आहत किया और उसको लगा कि ये बेवजह हस्तक्षेप है और उसके निर्णय को सम्मान नहीं किया जा रहा है और उसके अंदर चाहत थी कि थ्रोन पर कब्जा करे। और दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद तीनों में दारा के प्रति कोई अच्छे विचार नहीं थे और तीनों शेष भाइयों को लगता था कि शाहजहां हम तीनों भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा पर दारा पर विशेष स्नेह दे रहा है। और ऐसा था भी क्योंकि दारा का अकेला मनसब इतना ज़्यादा था जो तीनों को मिला कर नहीं, तो भाइयों में इलबिल था ही। और जब औरंगजेब ने यह घोषणा की वह जा रहा है पिताजी से मिलने, पिताजी बीमार है, शाहजहां को जब पता चला तो शाहजहां ने औरंगजेब को मना किया, लेकिन औरंगजेब आगरा आने के लिए कृत संकल्पित था। इधर जब इस चीज़ को आपको पढ़ा चुके हैं, चूँकि मुराद को भी लगा कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है या मरने वाले हैं, तो सबसे पहले मुराद ने ही अपने को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। फिर औरंगजेब ने बहुत चालाकी पूर्वक मुराद से समझौता किया और मुराद को कहा कि हम लोग आपस में राज्य आधा आधा बांट लेंगे, दक्कन हमारा है, हम इधर रहेंगे और आप नॉर्थ में रहिएगा। मुराद औरंगजेब के झांसे में आ गया। मुराद और औरंगजेब की सेना आगे बढ़ी। इधर दारा ने भी राजा जसवंत सिंह और कुछ अन्य सिपह सलारों के नेतृत्व में औरंगजेब को रोकने के लिए एक सेना भेजी। पहले भी बताए थे कि 25 अप्रैल 1658 को धर्मट में युद्ध हुआ, जहां औरंगजेब की सेना और मुराद की सेना विजयी हुई। जसवंत सिंह युद्ध हार कर सीधे मारवाड़ चले गए। कहा जाता है कि जसवंत सिंह जब मारवाड़ पहुंचे तो उनकी रानी ने गेट ही नहीं खुलवाया किले का और कहा कि राजपूत होकर आप युद्ध मैदान से हार कर भाग आए हैं। जो भी कहानी हो, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ जब दारा स्वयं आगे बढ़ा और 8 जून 1658 सामूगढ़ का युद्ध हुआ। दारा उस युद्ध में हार गया और फिर वो वहां से भाग गया। 18 जून को औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और फिर दिल्ली की तरफ चला। रास्ते में ही मुराद को डिजार्म कर दिया गया, एक तरह से बंदी हो गया मुराद। 21 जुलाई को वह दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है अपना। फिर खजबा का युद्ध है 5 जनवरी 1659, शुजा को हराया जाता है। फिर शुजा यहाँ से अरकान की तरफ भाग जाता है। अंतिम युद्ध दारा देवराई का युद्ध लड़ता है मार्च 1659 में। इसमें भी औरंगजेब दारा को या दारा की सेना हार जाती है। फिर औरंगजेब वापस लौटता है और मई 1659 को दोबारा उसका राज्याभिषेक होता है ना, 15 मई 1659 को। तो 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ। खैर, इस तरह से दारा गद्दी पर बैठता है। शाहजहां को नजरबंद कर दिया जाता है आगरा के किले में और औरंगजेब और शाहजहां फिर कभी मुलाकात नहीं होती दोनों की। औरंगजेब और शाहजहां से नफरत बहुत बड़ी सीमा तक करता था और जिंदगी भर शाहजहां
एक कैप्टिव की तरह जिंदगी जिया। और उसी आगरे के किला में जब उसकी मृत्यु हुई तो शाहजहां को नौकरों और यूनक्स ने दफनाया। सबसे अनसेरेमोनियस अगर कोई बादशाह का अंतिम संस्कार हुआ होगा तो वे शाहजहां का था। औरंगजेब उस समय भी शाहजहां को अंतिम ट्रिब्यूट पे करने भी नहीं गया, है ना। इतना नफरत बाप और बेटे में थी। और शाहजहां को जबरदस्ती एक तरह से ताजमहल में ही दफना दिया गया, क्योंकि ताजमहल का निर्माण एक व्यक्ति के दफनाने के लिए हुआ था। शाहजहां ने अपने लिए ताजमहल के सीधे अपोजिट साइड में ब्लैक संगमरमर का मकबरा बनाने का प्लान किया था, वो तो नहीं हुआ। उल्टे जबरदस्ती उसको मुमताज महल के बगल में ही दफना दिया गया। डिसप्रोपोर्शनल है फिर भी, लेकिन जो होना था हुआ। तो ये एक बहुत ही शाहजहां का अनसेरेमोनियस अंत हुआ। खैर, जो उनका होना था हुआ। और ये सब हम लोग देख लिए। मुगल राज्य में जो एक्सपेंशन इनके इसके पीरियड में हुआ, शाइस्ता खान के नेतृत्व में चटगांव को रिकैप्चर किया गया। जो जो एरिया ये उतना जो भी है उसको हम लोग एक ब्रीफली देखते हैं कि इसका मिलिट्री एक्सपेंशन किया हुआ। चटगांव को रिकैप्चर किया अफगानिस्तान से। फिर कॉन्फ्लिक्ट शिवाजी के साथ युद्ध हुआ और बाद में चल के शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता किया और राजा जय सिंह के द्वारा यह समझौता करवाया गया। पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी के जब मराठा हम लोग पढ़ेंगे तो उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। शिवाजी को लाया गया आगरा। आगरा में आने पर शिवाजी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको बंदी बनाया जाता है, फिर बंदीगिरी से भाग जाते हैं। और 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उस पीरियड में औरंगजेब को फुर्सत नहीं होता है शिवाजी को परस्यू करने का, इसीलिए आगरा से भागने से लेकर 1680 तक शिवाजी निष्कंटक राज करते हैं, है ना। फिर जब औरंगजेब उधर दक्कन जाता है तो फिर उनके पुत्र से संभाजी से उसकी लड़ाई होती है। संभाजी को पराजित करता है, मार डालता है 1689 में। और फिर बाद में हालांकि वहां उलझ जाता है ना। फिर गोलकुंडा और बीजापुर पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को कैप्चर कर लिया। सिकंदर अली शाह द रूलर ऑफ बीजापुर, इसको याद रखना है जिस समय कैप्चर किया। 1687 में औरंगजेब लेड अ ह्यूज मुगल आर्मी अगेंस्ट द कुतुब शाही टू कैप्चर द गोलकुंडा फोर्ट। कोलूर माइंस ये जो है उस समय भारत का डायमंड का सबसे बड़ा माइंस था, याद रखिएगा। इन द वर्ल्ड केम टू द मुगल्स post victory. However, these campaigns drained the wealth of the Mughal treasury, brought them into confrontation with the Marathas. The military department of Aurangzeb included 16 cannons, including Azdaha, Patkar and Fatah Rabar. Sipahis specialized in siege and artillery emerged during this period during the reign of Akbar. है ना। तो दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतता है। उसके बाद वो संभाजी को हराता है। संभाजी जो कि पिता के अजू के बेटा थे और राजा राम के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था ही पहले से। तो संभाजी जब मारे जाते हैं तो साहू को औरंगजेब गिरफ्तार करके आगरा भेज देता है। राजा राम के नेतृत्व में मराठा, हालांकि वहाँ मराठा उस समय एकीकृत रूप से नहीं लड़ते, इसीलिए औरंगजेब उलझ जाता है और एक मराठा को हराया दूसरा विद्रोह करने लगे। इसीलिए कहा गया कि औरंगजेब एक कोने से दूसरे कोने दौड़ते रह गया। अगर औरंगजेब ने पहले मराठों को सबड्यू किया होता और तब बीजापुर गोलकुंडा को जीतता तब शायद बेहतर स्ट्रेटजी होती, लेकिन औरंगजेब ने उल्टा किया और मराठा सरदार एक
शक्तिशाली राजा के न होने के कारण टुकड़े टुकड़े में बंटकर औरंगजेब के खिलाफ छापामार युद्ध में लगातार संलग्न रहे, लगातार विद्रोही रहे। उन लोगों को एक साथ दबाना औरंगजेब के लिए मुश्किल हो गया, इसलिए औरंगजेब दक्षिण में ही बेचारा फंस गया और अंत में वहीं पर वो मर जाता है ना। इसीलिए लेकिन एक्सपेंशन जितना होना था हो चुका था। औरंगजेब वहीं उसी पीरियड में अपने बेटों के बीच राज्य के विभाजन का भी एक प्रॉपर प्लान बनाता है, लेकिन जब ये नहीं माना था तो इसके बेटा क्यों मानेंगे। इसके मरने के बाद बेटों में भी लड़ाई होती है और फिर जो मुगल साम्राज्य का विघटन का दौर शुरू ही हो जाता है ना। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब जो था वो धर्मांध तो था ही, निश्चित रूप से इस्लामिक नियमों को मानने वाला, इसलिए उसके कला में वो डाइवर्सिटी नहीं है जो अकबर, जहांगीर या शाहजहां के ज़माने में थी। लेकिन जो बिल्डिंग्स बनाए हैं उनको आप याद रखिएगा अपने हिसाब से। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के मर जाने पर बीबी का मकबरा औरंगाबाद में ही बनाया। बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल का एक बहुत ही कमजोर नकल है और पैसा वो नहीं खर्च किया। पैसा खर्च करने में बहुत ही कृपण था, सबसे कृपण बादशाहों में एक है ना। बादशाही मस्जिद लाहौर में बनाए हैं। He also built मोती मस्जिद and बादशाही मस्जिद, the largest mosque in the Indian subcontinent. He constructed the largest mosque in Kashmir in Srinagar. He was also involved in the repair and maintenance of existing structures. Dargahs of Sufi saint like Bakhtiyar Kaki were patronized by him. तो जो भी हो उसने थोड़ा बहुत काम किया है और उसी तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण किया, क्योंकि वह इस्लामिक परंपराओं के अनुसार ही कला और संस्कृति को पैट्रोनाइज किया। उस पर उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया, हालांकि उसके समय आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी राज्य, है ना। अब हम आते हैं और सारे चीज़ों पर। औरंगजेब के